Hello everyone and welcome to SPMIS Academy Daily Newspaper Analysis। आज हम लोग 4 जनवरी 2024 का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे और जैसा कि आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से सत्यजीत सर की तबीयत खराब है, तो इसीलिए वो न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रिपेयर कर तो देते हैं बट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए उनके बिहाफ पर मैं ये न्यूज़पेपर के एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करे दे रहा हूँ। तो आज के जो टॉपिक्स हैं जो सर ने प्रिपेयर करे हैं वो ये टॉपिक्स है। और सबसे पहला जो हम टॉपिक लेंगे ये अपकमिंग इलेक्शन से रिलेटेड है एंड दैट इज द यूज ऑफ वी पैट मशीन और इसके अराउंड जो डिबेट हो रही है। चलिए जरा समझते हैं ये वी पैट मशीन क्या होती है और इसका हमारे इलेक्शन से क्या लेना देना है। आप लोगों को पता ही है कि हमारे देश में जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो वोटिंग होती है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज होता है। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमेशा से यूज नहीं होती थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहले बैलेट बॉक्सेस का यूज हुआ करता था, जिसमें हर वोटर अपना जो कैंडिडेट होता था जिसको उसे वोट देना है उसको चूज करता था, उसके अगेंस्ट स्टैंप लगाता था और उसको एक बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। लेकिन 1977 में इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आइडिया दिया था और उसका आइडिया ये था कि एक मशीन ऐसी रहेगी जिसमें वोटर जो भी उसका कैंडिडेट होगा, जिस कैंडिडेट को वो अपना वोट देना चाहता है, उसके अगेंस्ट का बटन प्रेस कर देगा। एमबी हनीफा साहब ने पहली बार इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इन्वेंट करा था 1980 में और पहली बार इसका यूज हुआ था 1981 के बाई इलेक्शन में टू द नॉर्थ पारावूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये बात हो गई वोटिंग मशीन की। अब बात करते हैं कि ये वी पैट क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल और इसको सिंपल भाषा में बोले तो बेसिकली ये एक तरीका है जिसके थ्रू जो वोटर होता है वो वेरीफाई कर सकता है कि जिस आदमी को, जिस कैंडिडेट को उसने वोट दिया है, उसका वोट एक्चुअली उसी कैंडिडेट को गया है। इसका ये तरीका है। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको लेकर के अक्सर वोटर के मन में या जो पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनके मन में एक डर रह सकता है कि किसी आदमी ने, किसी वोटर ने किसी कैंडिडेट को वोट दिया, लेकिन अब ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या पता किसी ने हैक कर लिया हो, किसी का कोई कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ हो जिससे दिया उसने किसी एक पार्टी को वोट है बट ऑटोमेटिकली उसका वोट चला गया दूसरी पार्टी को। अब इसको कोई वेरीफाई करने का तरीका नहीं है और इसीलिए वीवीपैट सिस्टम को लाया गया था जिससे वोटर वेरीफाई कर पाए कि जिसको उसने वोट दिया है एक्चुअली उसको ही वोट उसका गया है। और इसको देखिए किस तरीके से ये करा जाता है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है। तो होता ये है कि जब कोई वोटर अपना वोट देता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर, तो उस टाइम पर उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इससे अटैच्ड ये एक वीवीपैट मशीन होती है। ये एक छोटा सा प्रिंटर जैसा होता है। ये मशीन एक छोटा सा प्रिंटर जैसा होता है और जब कोई वोटर इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे वोट देता है तो वोट देते टाइम पर ये वीवीपैट मशीन में एक छोटी सी स्लिप निकलती है, पेपर की स्लिप निकलती है, जिसमें ये डिस्प्ले होता है कि उस वोटर का वोट किस कैंडिडेट को गया है। ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है और ये इंफॉर्मेशन उस पेपर पे रहती है और वो पेपर 7 सेकंड्स के लिए, 7 सेकंड के लिए दिखता है वोटर को, जिससे वो अच्छे से समझ ले कि उसका वोट किस कैंडिडेट को गया है, वो पढ़ ले और ऑटोमेटिकली 7 सेकंड बाद वो पेपर कट होकर के एक सील्ड बॉक्स में अंदर चला जाता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हुआ था, ये होता है वीवीपैट का। इससे फायदा ये होता है कि जो वोटर है वो वेरीफाई कर सकता है एंड दैट पर्सन इज सेटिस्फाइड कि हाँ उसने जिसको वोट दिया है उसका वोट एक्चुअली करेक्ट आदमी को ही गया है। ध्यान दीजिएगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और वीवीपैट है ये दोनों ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं और जून 2017 से 100% वीवीपैट का यूज होने लगा है पोल्स में। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो वोटिंग जो स्लिप्स होती हैं, वीवीपैट की जो स्लिप होती है उसका वेरिफिकेशन कैसे करा जाता है, कैसे उसको देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जो नंबर आ रहा है और जो वीवीपैट की स्लिप निकली है वो एग्जैक्टली मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, कैसे उसको काउंट करा जाता है। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक ये जो रिजल्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और वीवीपैट का, ये मैच होना चाहिए। आइडियली तो ये मैच होना चाहिए।
बट इतने लार्ज स्केल पे जब इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर 80 करोड़ 90 करोड़ इतने सारे जब वोटर्स हो रहे होते हैं, तो ऐसे में एग्जैक्टली मैच करना तो बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने 2018 में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इससे पूछा था कि एक कोई तरीका बताइए जो कि मैथमेटिकली अप्रूव्ड हो, मैथमेटिकली प्रूवन तरीका हो, जिसके थ्रू हम लोग सारी ईवीएम और वीवीपैट को ना मैच करें, बट कुछ मशीन्स को अगर हम मैच कर ले और अगर वो परफेक्ट मैच हो रहा हो तो हम इस बात को अज्यूम कर सकते हैं, मैथमेटिकली ये बात सही हो जाएगी कि जरूर सारी की सारी वीवीपैट और ईवीएम मैच करेंगी। देखिए बेसिक आइडिया ये है कि 38,156 वीवीपैट जो है उनको ये इतनी वीवीपैट मशीन्स होंगी या इससे ज़्यादा कम रहेंगी। लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने बोला इतनी वीवीपैट होंगी। अब सारी की सारी मशीन्स और सारी की सारी ईवीएम को एग्जैक्टली मैच करने में तो बहुत मेहनत लग जाएगी, और जब ह्यूमंस काउंट करेंगे भी उन पेपर स्लिप्स को तो कोई ज़रूरी नहीं है ह्यूमन परफेक्टली काउंट करेंगे, तो उसमें गलती भी हो सकती है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन बोलता है कि सबको नहीं मैच करते हैं, कुछ उनमें से मशीन्स को मैच कर लेना चाहिए, ईवीएम और वीवीपैट की काउंटिंग मैच हो जानी चाहिए, जो ईवीएम ने बोला और जो वीवीपैट की पेपर स्लिप्स है दोनों मैच हो जानी चाहिए। तो उसके लिए फिर एक तरीका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने सजेस्ट करा हुआ है, जिसमें उसने बोला है कि 479 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम को अगर हम रैंडमली सेलेक्ट कर लें और अगर उनकी मैचिंग एग्जैक्टली हो रही है वीवीपैट मशीन्स के साथ में जो उनसे अटैच्ड है, तो ये बोला जा सकता है 99.99% कॉन्फिडेंस के साथ कि जितनी भी ईवीएम और वीवीपैट है उन सब में एग्जैक्ट मैचिंग हो जाएगी। तो 38,000 ईवीएम वीवीपैट है, उन सबको तो मैच नहीं करा जाएगा, तो बोला गया कि भाई 479 ईवीएम्स ले लो, उनकी मैचिंग कर लो। ये तरीका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ने बोला है। तो उसने स्टैटिस्टिक्स का यूज करके ये बोला है कि अगर ये एग्जैक्ट मैच हो जाएंगी तो 99.99% कॉन्फिडेंस के साथ बोला जा सकता है कि सारी की सारी ईवीएम और वीवीपैट मैच होंगी। इसी प्रोसेस को मानते हुए इलेक्शन अभी तक की जो इलेक्शन कमीशन ने करा है, उन्होंने ये बोला है कि भाई लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस जो अभी तक हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ने इतनी सारी 38,000 वीवीपैट्स का रैंडमली उसको रैंडम उसमें से निकाल के चेक करे, और अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक कैंडिडेट का वोट दूसरे किसी को चला गया है, आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है। तो भाई 100% मैचिंग हुई है जब भी कभी वीवीपैट्स की और ईवीएम की मैचिंग करी गई है, जितनी भी 38,156 वीवीपैट में से जो रैंडमली लिया गया और जब उसकी मैचिंग करी गई तो 100% मैचिंग होती है। अब इस बारे में देखिए न्यूज़ क्या आई है। सो इवन दो इलेक्शन कमीशन हर समय ईवीएम और वीवीपैट की रैंडम मैचिंग करता है, किसी मशीन को उठा के मैच करा, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूज़ ये आ रही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पर्टिकुलरली जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके मन में ये थोड़ा सा इस बारे में अभी भी सस्पिशन है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ ईवीएम के साथ किसी टाइप की कोई हैकिंग या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो जिससे कि इलेक्शन का रिजल्ट चेंज हो जाता है, तो उसके लिए अभी भी उनके मन में डाउट है। तो इसीलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ में एक मीटिंग के लिए बोला है, जिसमें वीवीपैट का यूज़ जो है उसके ऊपर डिस्कशन करने की बात करी गई है, और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही हैं कि 100% मैचिंग होनी चाहिए ईवीएम और वीवीपैट की। 100% का मतलब है हर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की मैचिंग होनी चाहिए। और ये जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का जो सजेशन था कि 479 वाली, उसकी नहीं, बोला जा रहा है सारी मशीन्स मैच करो। इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड है। ये सब तो पॉलिटिकल इशू है, आगे डेवलप होता रहेगा। हमें अभी के लिए इससे रिलेटेड एक जो प्रीलिम्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर सर ने दिया है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एक चीज़ देख लीजिएगा कि वीवीपैट जब जो मशीन देती है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वीवीपैट के पेपर में। तो उसमें कैंडिडेट का नंबर, सीरियल नंबर, कि किस उसने जो कैंडिडेट को दिया उसका क्या सीरियल नंबर था, नेम क्या है और उसका सिंबल क्या है, ये 3 चीज़ें होती हैं। वीवीपैट वोटर आईडी नहीं रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट हम लोग का इशू सर ने जो यहाँ पर हम लोग के लिए आज प्रेजेंट करने के लिए प्रिपेयर करा है, दैट इज साइबर किडनैपिंग।
तो साइबर किडनैपिंग एक टाइप का साइबर क्राइम होता है, एक टाइप का है साइबर क्राइम है। एंड बिफोर आई गो ऑन टू एंड डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप ऑफ साइबर अटैक, वेरियस प्रोविजंस ऑफ साइबर किडनैपिंग, एक बार ज़रा जो साइबर अटैक्स होते हैं वेरियस टाइप के, एक बार उनको जल्दी से देख लेते हैं। सर ने इसको पहले भी कई बार न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करा हुआ है, एक बार मैं जल्दी से आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ। तो सबसे जो कॉमन टाइप का साइबर अटैक होता है दैट इज मैलवेयर। मैलवेयर का सिंपल मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस मतलब जिसकी इंटेंशन खराब हो, कुछ गलत काम करने के लिए हो। तो जनरली अगर कोई मैलवेयर होगा तो वो क्या करेगा, किसी कंप्यूटर या किसी मोबाइल पे अगर इंस्टॉल हो जाता है तो वो उसके हार्डवेयर को डैमेज कर सकता है, सॉफ्टवेयर को डैमेज कर सकता है। कुछ भी उसकी खराब इंटेंशन होएगी कि कुछ सॉफ्टवेयर को ऐसे काम में लगवाएगा कि यूज ही ना हो पाए वो कंप्यूटर या मोबाइल, तो वो मैलवेयर है। नेक्स्ट होता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर का सिंपल फंडा होता है कि जो भी उस कंप्यूटर का या उस मोबाइल का यूज़र होएगा, जो उसका ओनर होएगा, ये रैंसमवेयर उसी को ही लॉक कर देगा, उसी को ही उसका मोबाइल या कंप्यूटर एक्सेस करने नहीं देगा और बोलेगा कि भाई आपको इतने रुपए देने हैं या इतने डॉलर या इतने बिटकॉइन देने हैं, अगर नहीं दोगे तो आपको आपका जो ये आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है उसका एक्सेस ही नहीं मिलेगा। ये होता है रैंसमवेयर, वो एक टाइप का रैंसम लेता है। थर्ड होता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का सिंपल मतलब है कि वो एक स्पाई के जैसे जो इन्फॉर्मेशन होती है यूज़र की, उसकी लीक करता रहेगा। इसका एग्जांपल है पेगासस, जो भी न्यूज़ में था कुछ साल पहले तक। नेक्स्ट है वायरस। वायरस सिंपल काम करता है, दैट इज इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। तो वो क्या करेगा, वो अगर किसी मोबाइल या कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया तो वो बस खुद की कॉपीज बनाता रहेगा। दैट वे जो स्पेस होती है वो पूरी तरीके से उस स्पेस को खत्म करने लग जाता है। नेक्स्ट होते हैं ट्रोजन। ट्रोजन का देखिए काम ये होता है कि वो लगता तो है कि एक अच्छा अच्छा काम, यूजफुल कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई यूजफुल ऐप है, लेकिन एक बार जब वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जब आप उस ऐप को ओपन करके प्ले करते हैं, तो वो पूरी तरीके से आपका कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल ले लेगा और वो हैकिंग उसके थ्रू कराई जा सकती है, ट्रोजन के थ्रू। नेक्स्ट होता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है कि किसी तरीके से आप किसी यूज़र को उसको कुछ बोल रहे हैं कि वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या अपना पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर अगर रिवील करे, दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग। तो जनरली ऐसा होता है कि ईमेल्स आते हैं जिनमें होता है कि आप अपना ये इन्फॉर्मेशन दें, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर दें, तो आपको इतना अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा। सो दिस इज़ फिशिंग। और उसी का एक सिमिलर होता है, दैट इज़ विशिंग। इसमें क्या होता है, कोई फ़ोन कॉल करके बोलता है कि अगर आपका लॉक हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड या आपका एटीएम कार्ड लॉक हो गया है, ब्लॉक हो गया है, तो आप इसको अगर ये देंगे तो ये करने से ही होगा। समहाउ दे ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन और फिर वो अकाउंट से पैसे ले लेते हैं या अकाउंट हैक कर सकते हैं, दैट इज विशिंग। एंड लास्टली वी हैव साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब होता है किसी टाइप की थ्रेट मिलना, ऑनलाइन अगर कोई थ्रेटिंग कर रहा है, इसको साइबर बुलिंग बोला जाता है। अब आ जाते हैं आज के न्यूज़ का जो इशू है, दैट इज साइबर किडनैपिंग। देखिए साइबर किडनैपिंग एक एक बड़ा ही सिंपल सा आइडिया है और ये आइडिया कुछ ऐसा होता है कि इसमें जो किडनैपर होता है वो किसी आदमी को कन्विंस करता है कि तुम जा कर के छुप जाओ, हाइड कर जाओ। और जब वो आदमी या वो जो विमेन होती है या मैन होता है, जब वो जाके हाइड कर जाता है, तब वो उसके फैमिली वालों को कन्विंस करता है कि तुम हमें पैसे दो वरना हम मार देंगे वो तुम्हारे फैमिली वाले को। तो बेसिक फंडा ये है कि देखिए कोई एक नॉर्मल किडनैपर करता है, किसी एक बच्चे को उसने किडनैप कर लिया या फिर किसी एक पर्सन को किडनैप कर लेता है और फैमिली मेंबर से पैसे मांगता है। इस केस में किडनैपर एक्चुअली किडनैप नहीं करता है, बट किडनैपर उस पर्सन को किसी तरीके से डरा करके या किसी और तरीके से बोलता है जा करके कहीं हाइड कर जाओ। जब वो हाइड कर जाता है और अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं करता है, तब ये किडनैपर उसकी फैमिली को कांटेक्ट करके बोलता है कि हमने तुम्हारे उस आदमी को किडनैप कर लिया है, हमको पैसा दो। ये पूरा फंडा होता है। अच्छा, अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, एक चाइनीज स्टूडेंट के साथ ये साइबर किडनैपिंग हुई। तो एक चाइनीज स्टूडेंट था जिसकी फैमिली चाइना में थी और वो स्टूडेंट पढ़ रहा था यूएसए में। तो एक साइबर किडनैपर ने उस चाइनीज स्टूडेंट को बोला कि तुम जा करके हाइड कर जाओ एक प्लेस पर, अदरवाइज हम तुम्हारी फैमिली को चाइना में मार देंगे। तो वो लड़का डर गया, वो स्टूडेंट डर गया, वो जा करके हाइड कर गया। एक बार जब वो हाइड कर गया, वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट भी नहीं कर रहा, उसने जो किडनैपर था उसने बहुत डरा दिया कि अगर तुम कभी भी फ़ोन करोगे तो हम मार देंगे तुम्हारी फैमिली को, तुम जाके हाइड कर जाओ। तो वो डर के चला गया और उसने बात भी नहीं करी। फिर
इसने जाकर के उसकी फैमिली को, चाइना में उसकी फैमिली को फोन करा और बोला हमने तुम्हारे स्टूडेंट को किडनैप कर लिया, यूएसए में जो था हमने किडनैप कर लिया और तुम हमको पैसा दो वरना हम उसे मार देंगे। तो एक्चुअली कोई किडनैपिंग हुई नहीं, लेकिन साइबर किडनैपिंग यही है कि बस यूज कर लिया पिक्चर्स का किसी तरीके से डरा के कि वो डर गया और इस तरह से किडनैपिंग करी। तो ये पूरा का पूरा मेथड है। रिमेंबर, किडनैपर्स कभी भी फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, बस वीडियो या कॉल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू वो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं या किसी टाइप से किसी तरीके से किडनैपिंग को वो कंप्लीट करते हैं। ये यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा कि जब साइबर किडनैपिंग की बात कर रही है, ये एक टाइप का साइबर क्राइम होता है, और जिस तरह से बाकी साइबर अटैक्स हैं, साइबर क्राइम्स है, ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट एमर्जिंग थ्रेट बन रहा है। इसी से रिलेटेड सर ने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मेंस टाइप का कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, इसके बारे में पूछा है, उसके एस्पेक्ट्स के बारे में, और यहाँ पर पूछा गया है कि एमर्जिंग चैलेंजेस क्या है साइबर सिक्योरिटी के लिए और कैसे उनको इम्प्रूव करा जाए, ये दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर इसकी हिंट्स दी हैं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दिस इज अबाउट द साइबर सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग अगला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द इंडियन साइंस कांग्रेस। देखिए, इंडियन साइंस कांग्रेस हर साल होने वाला एक इवेंट होता है जो कि 1914 में पहली बार कोलकाता में, कैलकाटा में हुआ था, एशियाटिक सोसाइटी के यहाँ पर, और तब से लेकर के हर साल ये एक इवेंट होता है जिसका मेन पर्पस होता है कि साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना कंट्री में हमारी, ये इसका मेन पर्पस होता है। और हमारी जो देश की गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, उसका काम होता है वो इस इंडियन साइंस कांग्रेस के लिए एक एनुअल ग्रांट देती है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलीज करता है। अदर देन दैट भारत सरकार का और कोई रोल नहीं होता है इंडियन साइंस कांग्रेस में। लास्ट ईयर 108th एनुअल सेशन हुआ था इंडियन साइंस कांग्रेस का इन नागपुर यूनिवर्सिटी, ये हुआ था। अब देखिए, इस बार की न्यूज ये आई है कि ये इंडियन साइंस कांग्रेस का जो इस साल का सेशन था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बात है, क्योंकि आज तक सिर्फ 2 ही बार इंडियन साइंस कांग्रेस को पोस्टपोन करा गया है या फिर उसको कैंसिल करा गया है, और ये 2 साल हुए थे 2021 और 22 के, जब कोविड की वजह से इंडियन साइंस कांग्रेस नहीं हो पाई थी। अदरवाइज हर साल ये होती आई है और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, बट इस बार ये नहीं हो रही है। अब इसके पीछे रीज़न ये दिया जा रहा है कि भाई ये इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि फंड एनुअल ग्रांट को रिलीज करता है टू द फॉर ऑर्गेनाइजिंग द साइंस एंड कांग्रेस, इसकी डिस्प्यूट हो गई है विद द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। देखिए, ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ये एक सोसाइटी है जिसका काम है इंडियन साइंस कांग्रेस को कराना। उसके लिए जो फंड होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गई है। एज अ रिजल्ट 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फंडिंग नहीं दी, बोला कि इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज कर रही है, और उन्होंने बोला हम नहीं कर रहे। एज अ रिजल्ट दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, और इसी वजह से इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो इस साल पोस्टपोन कर दिया गया है। अगेन यहाँ पर सर ने उससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद नारी अदालत एंड पालना स्कीम। देखिए, नारी अदालत और पालना स्कीम के बारे में कि ये विमेन एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, और इसको जो हमारे स्टेट की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अजंता नियोग जी हैं, उन्होंने इसको इनिशिएट करा है आसाम में, नारी अदालत और पालना स्कीम को। पहले बात कर लेते हैं नारी अदालत स्कीम क्या है। देखिए, नारी अदालत जो है ये मिशन शक्ति जो भारत सरकार का इनिशिएटिव है उसके अंडर आती है, और मिशन शक्ति के 2 ऑब्जेक्टिव हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ विमेन को इंश्योर करना और विमेन एम्पावरमेंट करना। इसके 2 कंपोनेंट है, संबल और सामर्थ्य। देखिए, प्रीलिम्स में सीधे सीधे आ सकता है संबल और सामर्थ्य किसके ऑब्जेक्टिव है, तो ये है मिशन शक्ति, इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके कंपोनेंट। संबल का मतलब है विमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी करना, और सामर्थ्य का मतलब है विमेन का एम्पावरमेंट करना। तो ये मिशन शक्ति के अंडर आता है नारी अदालत।
अच्छा, अब इसमें देखिए नारी अदालत स्कीम में करा ये गया है कि आसाम के और जम्मू कश्मीर के 50 विलेजेस को सेलेक्ट करा जाएगा और यहाँ पर ये नारी अदालत स्टार्ट करी जाएगी। नारी अदालत बेसिकली कोर्ट है, बट ये विमेन ओनली कोर्ट है। विमेन ओनली कोर्ट का मतलब है कि यहाँ पर विमेन ही होंगी जो जो इसमें जस्टिस डिलीवर करेंगी। विमेन ओनली कोर्ट इसको बोला जा रहा है और ये आसाम के 50 विलेजेस में होगी और जम्मू कश्मीर के 50 विलेजेस में होगी। ये एक टाइप का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है। तो ये टिपिकली जो जैसे जैसे कोर्ट काम करते हैं वैसे नहीं काम करेगी। ये एक तरह का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम होएगा जहां पर जस्टिस मिलेगा गांव गांव लेवल पर, लेकिन जैसे टिपिकली कोर्ट होते हैं वैसे ये काम नहीं करेगी। इसमें देखिए नारी अदालत में हर एक विलेज में 7 to 9 मेंबर्स होंगे। इस 7 to 9 मेंबर में आधे मेंबर मतलब 3 to 5 मेंबर्स जो होंगे उनको न्याय सखी बोला जाएगा। न्याय सखी का हिंदी जो इंग्लिश में मतलब है लीगल फ्रेंड्स, इनको ये बोला जाएगा। और ये जो न्याय सखी होंगे ये ग्राम पंचायत से इलेक्ट होकर के आएंगे। ग्राम पंचायत के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे ये बनेंगे न्याय सखी। और जो बाकी मेंबर्स हैं, जो 7 to 9 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें से जो बाकी मेंबर्स हैं वो टीचर्स, डॉक्टर्स या सोशल वर्कर्स या ऐसे कुछ भी हो सकते हैं जिनको विलेजर्स ही नॉमिनेट करेंगे। तो मोटा मोटा ये है कि नारी अदालत एक एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फोरम है। जस्टिस डिलीवरी होगी, लेकिन ये टिपिकली किसी कोर्ट के जैसा काम नहीं करेगा। इट विल बी लाइक अ वुमेन ओनली कोर्ट, ये विमेन ओनली कोर्ट जैसा होगा, बट एक टिपिकल कोर्ट जैसा काम नहीं करेगा। ये जस्टिस यहाँ पर मिलेगा और जस्टिस डिलीवर करने के लिए इसमें नारी अदालत में 7 to 9 मेंबर्स होंगे, जिसमें से आधे मेंबर, मान लीजिए 4 मेंबर जो होंगे वो न्याय सखी होंगे, जिसको जो कि ग्राम पंचायत के जो पंचायत के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे बने होंगे ये ग्राम सखी। और जो बाकी आधे मेंबर्स हैं वो होंगे जो टीचर, डॉक्टर या सोशल वर्कर ऐसे कुछ होंगे जिनको विलेजर्स नॉमिनेट करेंगे। जो हेड होगा इन न्याय सखी का, जो हेड होएगा उसको बोला जाएगा मुख्य न्याय सखी। और ये बाकी जो न्याय सखी हैं वो लोग इसको इलेक्ट करके बनाएंगे। और इसका जो मुख्य न्याय सखी है इसका टेन्योर 6 मंथ का होगा और उसके बाद एक नया न्याय सखी बनेगा। देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम लग रहा है ये, यहाँ पर जैसे लिखा है थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। मुझे बताइएगा अगर ये बात समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम रही हो, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। तो इसको कल फिर किसी एक स्कीमेटिक के फॉर्म में या फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे तो ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए, ये बात हो गई न्याय नारी अदालत की। अब बात करते हैं पालना स्कीम की। एक बात जो मैं यहाँ पर मिस कर गया न्याय नारी अदालत में कि ये किस टाइप के केसेस देखेंगे। तो देखिए ऐसे केसेस देखेंगे जो कि विमेन के लिए ज़्यादा कंसर्निंग है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स का केस हो गया, या कोई भी ऐसे छोटे केसेस जो कि विमेन को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, वो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। अगली बात करते हैं पालना स्कीम। ये बड़ी सिंपल सी स्कीम है जिसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि वो 17,000 क्रश स्टैब्लिश करेंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में इंडिया भर में। पिछली वाली जो स्कीम नारी अदालत है ये सिर्फ आसाम और जम्मू कश्मीर में ही स्टार्ट हुई है और दोनों में 50-50 विलेजेस में होगी। लेकिन पालना स्कीम जो है वो 17,000 क्रश बनाए जाएंगे आंगनवाड़ी सेंटर्स में, ये बोला जा रहा है। और क्रश का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो वर्किंग विमेन है वो अपने बच्चों को वहां छोड़ सकती हैं, एज अ रिजल्ट वो प्रॉपरली काम कर पाएंगी और विमेन का एम्पावरमेंट होगा। लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज ऑन फोकस ऑन कल्चरल यूनिटी। सो देखिए हमारे स्टेट की कल्चरल यूनिटी को प्रमोट करने के लिए श्रीमंता फाउंडेशन ने एक इवेंट करा है जिसको हॉको बोला जा रहा है, ब्रिज। मैं शायद इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, हॉको होना चाहिए, बट मुझे इसका पता नहीं उतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन। जिसमें इस ये जो कल्चरल यूनिटी का जो प्रोग्राम है, इवेंट है, इसमें डिफरेंट एथनिक ग्रुप, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप के जो लोग होंगे आसाम में वो आएंगे और एक दूसरे के जो सॉन्ग्स है और डांसेस हैं उनमें परफॉर्म करेंगे। इससे कल्चरल यूनिटी होएगी। अलग अलग एथनिसिटी के लोग जब साथ में एक दूसरे का डांस और परफॉर्मेंस करेंगे, सॉन्ग्स और डांस की परफॉर्मेंस करेंगे, तो उससे यूनिटी बढ़ेगी। और इसको हम लोग मेंस में से यूज कर सकते हैं कि ये कल्चरल एक्सचेंज है जिससे हम लोग स्टेट की यूनिटी और जो ब्रदरहुड है विद इन द स्टेट वो उसको हम लोग और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं।
कल के देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सर ने दिया हुआ है। दैट इज ऑल इन दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन।